नमस्कार दोस्तों। आज एमई 203 सब्जेक्ट के यूनिट 2 का हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस एमई 203 का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड देयर डिफॉर्मेशन का व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल और डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल और डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल के बारे में हम बात करेंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्रिस्टल किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल किसे कहते हैं। When the atom of a material are arranged, जब एटम है किसी भी मटेरियल के, जो सब आपको पता है कि मटेरियल का जो सूक्ष्मतम जो यूनिट है उसको हम सबसे, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट को हम एटम या परमाणु कहते हैं। तो जो सबसे छोटा परमाणु है ना, एटम ऑफ द मटेरियल आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अगर वो जो एटम्स हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर जमे हुए हैं, अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक मैनर, जैसे जैसे एक तो मेले की भीड़ और एक 26 जनवरी 15 अगस्त की जो परेड होती है अपनी आर्मी की, तो जैसे आर्मी की परेड को अपन कहते हैं सिस्टमेटिक मैनर में जमे होते हैं, है ना। तो उस तरह से जो सिस्टमेटिक मैनर में जमे हुए एटम्स हैं, हैविंग एटम्स टू एटम डिस्टेंस मोर देन, जमे भी हों और उनके बीच के आपस की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम आर कॉल्ड क्रिस्टल, उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻10 मीटर्स, तो आपको पता है इतनी कम से कम दूरी आपस में हो और सिस्टमेटिक मैटर में जमे हुए जो एटम्स हैं, उन मटेरियल को जिनके एटम सिस्टमेटिक मैटर में सिस्टमेटिक मैनर में जमे हुए, एक व्यवस्थित ढंग से जमे हुए, आपस में एटम से एटम की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्रिस्टल किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके एटम व्यवस्थित रूप से जमे हो और उनके आपस में एटम की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो हम जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं हम लोग, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसके हम BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक क्यूब में जिसके बॉडी के सेंटर में अगर एक एटम हो, उसे हम BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर, जिसके फेस के सेंटर में, जो जो अपना क्यूब है उसके फेस के सेंटर में, उनके जो फलक हैं उनके सेंटर में भी एक एटम हो, उसे हम फेस सेंटर बोलते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, हेक्सागोनल जो जो अपना षटकोण, जो अपना है ना, हेक्सागोनल है, षटकोण से बना हुआ जो है ना, उसका क्लोज्ड पैक, बिल्कुल पैक ऐसा स्ट्रक्चर, उसको हम HCP बोलते हैं। तो ये आप इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। ये एग्जाम में आपको ऐसे आ सकता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन तीनों का नाम दे दे, ऊपर से लिखो, चौथा कोई सा भी नाम रख दे, है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है तो अपन बता सकते हैं। जैसे रख दे HCC, रख दे तो HCC नहीं होगा, दैट इज HCP होता है इसमें। बाकी इन दोनों में CC वर्ड है, देखो देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC, बॉडी B, C सेंटर्ड, C मतलब क्यूबिक। Face centered cubic is FCC, face centered cubic structure. Hexagonal closed pack, hexagonal closed पैक्ड स्ट्रक्चर HCP, ये इसमें P वर्ड आया था, ये ध्यान रखना। तो ये 3 तरह के आपके सामने आपके हैं, बहुत आराम से इनको आप लिख सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम है। वीडियो देखते जाएं और नोट करते जाएं। इनकी PDF भी मैं बच्चों को अवेलेबल करवा दूंगा। तो अपने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स प्लस RTU के स्टूडेंट्स प्लस डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, कहीं पर भी जो जो बेसिकली हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए इंग्लिश में नोट्स और हिंदी में एक्सप्लेनेशन, बहुत ही कम कॉम्बिनेशन ऐसा आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, क्योंकि टेक्निकली आपको हमेशा इंग्लिश में ही लिखना होता है, इंग्लिश में ही आगे आपकी लाइफ में काम आएगा, इसलिए मैंने नोट्स को जानबूझ के इंग्लिश में रखा है। प्लस समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हिंदी में, जितना आपको समझ में आ सके। तो अब देखें अपन BCC किसे कहते हैं। BCC अभी अभी अपन ने पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक क्यूब मतलब गन, अपना गन।
तो गन का जैसे चाय का डिब्बा मान लो, तो ऐसा कोई, या तो जो भी अपना गन मान लो उसको, है ना, उस एग्जैक्ट गन के चारों कॉर्नर पे देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है, इनके चारों कॉर्नर पे, ऊपर के चारों कॉर्नर पे और नीचे के चारों कॉर्नर पे एक एक एटम रखे हुए हैं, इनके आपस की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो। तो ऐसे धातु हैं, ऐसी धातु हैं जिनके इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और पूरे क्यूब के, पूरे गन के बीच में, सेंटर में बिल्कुल हवा में लटका हुआ जैसे एक अपना ये एटम ऐसा रखा हो। तो टोटल एटम कितना होगा बेटा, देखो 2 4 ऊपर, 4 नीचे और एक बीच में, टोटल 9। टोटल एक सेल, इसको सेल बोलते हैं, एक सेल में, एक यूनिट में 9 एटम हो गए इसमें। ये ऐसे स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं, क्रोमियम में। क्रोमियम धातु में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम, W बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। आप लोगों ने सुना टंगस्टन, जो अपने पुराने जो बल्ब आते थे, सिंपल वाले बल्ब, उन व्हाइट जो बल्ब आते थे, उन बल्ब के अंदर जो एक ऐसा जो धातु लगा होता है, जो गर्म होकर अपने को प्रकाश देता था, पीले रंग का प्रकाश देता, जिनको सिंपल बल्ब बोलते थे, लट्टू बोलते थे जिनको अपन, उसके अंदर ये टंगस्टन की धातु लगी होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर, ये गर्म मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इसका। तो देखो क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम और मॉलिब्डेनम, ध्यान रखना ओ छोटा लिखना है मॉलिब्डेनम में, MO, मॉलिब्डेनम, और आयरन। आयरन जो अपना सबसे फेमस धातु है, जो लोहा है, उसमें BCC स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, BCC स्ट्रक्चर अपने को पाया जाता है। इस तरह से ये 8 एटम्स होते हैं, कॉर्नर पे हो गए, एक एटम सेंटर में हो गया, टोटल 9 एटम्स होते हैं, इसको हम BCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेरे साथ समझ में एक्सप्लेन कर लोगे, बिल्कुल इसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, यहाँ मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। ये सारे अपने फेरस मेटल्स में, फेरस मेटल्स के लिए आपके ये काम आते हैं। क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सारे BCC स्ट्रक्चर होते हैं। FCC स्ट्रक्चर देखो नॉन फेरस वाले लग रहे हैं मोस्टली, जैसे इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और ये वाले जो हैं, इनमें FCC स्ट्रक्चर पाया जाता है। 6 एटम्स, वही क्यूब, उसमें क्या क्या हो गया, 6 एटम्स। देखो नहीं, आप तो सबसे पहले देखो 4 एटम्स तो आपके कॉर्नर्स पे ऊपर नीचे, 8 तो ये हो गए, ठीक है। और सब फेस के बीच में एक एक 6 एटम्स एट द फेसेस, हर फेस में, जैसे इसमें फेस इसको बोलते हैं फलक, इस फलक पे कोई एटम नहीं था ना, इसमें आप फलक पे एटम है, 1 2, ऐसा कितने फलक है इसमें, चारों तो 4 और ऊपर और नीचे 6, तो ये 6 एटम्स इसके फेस पे हो गए, इसीलिए इसका नाम फेस सेंटर्ड है। इसमें बॉडी में सेंटर में कोई एटम नहीं होता है ना, नो एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो कितना हो गया देखो, 4 और 4 8 तो कॉर्नर्स पे हो गए, और हर फेस पे 1 और 8, तो 8 और 6 14 एटम्स इसमें अपने टोटल एटम इस एक यूनिट में, एक सेल में होते हैं। फेस सेंटर्ड, इसमें कौन कौन सी धातुएं आ गई, ध्यान रखना बेटा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और निकल, इन धातुओं में FCC स्ट्रक्चर पाया जाता है। कितना शानदार चीज बता रखी है। इस तरह से लास्ट अपना है HCP स्ट्रक्चर, किसमें पाया जाता है, देखो HCP हेक्सागोनल, एक अपना षटभुज, अपना ये षटभुज से बना हुआ स्ट्रक्चर अपना है, षटकोणीय स्ट्रक्चर है। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, ये तो समझ में आ गया। अल्टरनेट फेस पे एक एक स्ट्रक्चर और आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, आपस में अल्टरनेट फेस पे देखो, एक फेस, ये इसका सामने वाला फेस आ गया, फिर इस पे नहीं है, फिर इस पीछे वाले पे है, फिर पीछे नहीं, इस तरफ है, इस तरह से अल्टरनेट पे ये अपना 3 और आ गए। तो देखो 6 ऊपर और 6 नीचे 12, और 3 बीच में 15, टोटल 15 आइटम एक यूनिट में होते हैं। तो इसके कौन से स्ट्रक्चर होंगे, देखो बेटा, मैग्नीज, जिंक, जस्ता जो है, उसमें HCP स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे जो जो चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है हिंदुस्तान जिंक, उसमें ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर HCP स्ट्रक्चर पाया जाता है। टाइटेनियम और मैग्नीशियम में भी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, टोटल 15 आइटम होते हैं इसमें। तो ये अपनी मेटल्स जो सारी धातु है, उनके 3 स्ट्रक्चर इस तरह के आपस में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जिनमें 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा का अरेंजमेंट जिनमें होता है, वो इसमें पाया जाता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं, देखो बेटा, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स। डिफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इंजीनियरों को किसी भी धातु का, टू मेक एनी मेटल यूजफुल, इंजीनियरों को किसी भी धातु को यूजफुल बनाने के लिए, किसी धातु को यूजफुल बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो वी हैव टू गिव इट डेफिनेट शेप एंड साइज, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनेट शेप और साइज हमें देनी पड़ती है। देयरफॉर डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल की हमें जरूरत पड़ती है। मोस्टली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें लेना पड़ता है, मोस्टली हम क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें जनरली पड़ती है। तो क्या कहते हैं इंजीनियर्स, क्या करते हैं, टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स वी हैव टू गिव इट डेफिनेट शेप एंड साइज। इंजीनियरिंग किसी भी धातु को एक निश्चित आकार और साइज देने के लिए जो इंजीनियरों को धातुओं को देने पड़ते हैं, उसको उसके लिए डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स की
जरूरत पड़ती है, उसको हम डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल कहते हैं। ये दो तरह का होता है। क्या तरह होता है बेटा? प्लास्टिक, पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक का मतलब ध्यान रखना, ये वो वाला प्लास्टिक नहीं, ऑर्गेनिक वाला अपना नहीं है ना ये। दिस इज यहाँ पर ये अपना एक एक प्रोसेस है। इलास्टिक प्रोसेस क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू ए मेटल, जब किसी भी मेटल को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इट डिफॉर्म्स, एंड व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। देखो इसको डायग्राम में मैंने समझाया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे इलास्टिक अपने रबड़ को बोलते हैं अपन रबड़, तो जैसे फोर्स लगा, जैसे ये रबड़ इनिशियल कंडीशन में फोर्स लगाया तो मुड़ गया, और फोर्स हटाया तो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, इसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हम एक किसी, जैसे हम कोई, चलो जैसे सिल्वर का हम कोई ऑर्नामेंट बनाए थोड़ी देर के लिए, या हम सिल्वर की, हम कोई आयरन की एक कुर्सी बनाए, और जैसे अपन ने फोर्स लगाया तब तक तो कुर्सी बन गई, और जैसे ही अपन उसका फोर्स हटाए वापस कुर्सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, मतलब वापस पुराना एक लोहे के स्लैब के फॉर्म में आ जाए, क्या क्या एक शीट के फॉर्म में आ जाए, तो क्या हम ऐसे चाहेंगे? तो ये इंजीनियरिंग में हम लोग ये इस तरह का जनरली इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम नहीं चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे इंजीनियरिंग में जो चीज हम बनाए वो वैसी की वैसी रहे, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे अगर ये ओरिजिनल धातु है, फोर्स लगाया तो क्या हुआ? मुड़ गई, और फोर्स हटाया तो भी मुड़ी रहेगी। ध्यान देना, देखो उसमें क्या था, फोर्स हटाने पे इलास्टिक में ओरिजिनल शेप में आ जाती है ये, है ना, जैसे पहले थी वैसे ही। इसमें ये पहले फर्स्ट वाली शेप में नहीं आएगी। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट डिफॉर्म्स, ये डिफॉर्म हो गई इन शेप एंड साइज, बट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इसकी वापस शेप नहीं, इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये डिफॉर्मेशन हम इंजीनियरिंग में चाहते हैं। तो ये दो तरह के डिफॉर्मेशन हो गए आपके। डिफॉर्मेशन, दो तरह के डिफॉर्मेशन हो गए, कौन कौन से? डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, इलास्टिक और प्लास्टिक। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा ये लेक्चर इस तरह से, ये आज हमारा यूनिट 2 का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।